हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड में आप सभी को स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे कि मेरे चैनल की नाम है कॉमर्स वर्ल्ड 01। आप लोग जाएंगे मेरे चैनल पे और मैंने बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन MCQ 2024 करके एक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मैंने एक टॉपिक बना रखा हूँ। उसी प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी 2024 एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं MCQ क्वेश्चन अपडेट अपलोड करता हूँ। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं डेली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैंने इससे पहले अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करवाया था। आज मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे डिस्कस करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डिमांड था कि सर इकोनॉमिक्स करवाओ। उसमें भी ये बहुत बड़ा चेंजेज है कि आज मैं हिंदी में लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करवाया था इंग्लिश मीडियम में, आज मैं हिंदी मीडियम। तो चलते हैं, देखते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया हूँ बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 VVI MCQ क्वेश्चंस है, और ये रहेगा इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 के लिए। तो देखते हैं, अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग रेडी हो जाएं। कहता है महान मंदी किस वर्ष हुई थी? तो इसमें कहता है पहला होगा 1929-30। तो सबसे पहले समझेंगे इकोनॉमिक्स में महान मंदी जो हुई थी, ट्रेड डिप्रेशन जो हुई थी 1929-30 में हुई थी। क्योंकि 1929-30 में पूरे वर्ल्ड में एक मंदी आया था जो पूरे इकोनॉमिक्स में, जो पूरे इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इफेक्ट डाला था। तो पहला का आंसर होगा आपको ए होगा। याद रखेंगे, पहला का आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर कहता है निम्नांकित में कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो देखिए यहाँ पे कृषि है, लघु उद्योग है, खुदरा व्यापार है, इनमें सभी होगा। मैं एक बार पुनः डिस्कस कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र का क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होती है। प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित होती है, कृषि होती है, फिशरीज जो मत्स्य होती है, ठीक ना, लघु उद्योग धंधा जो भी होती है, और रिटेल व्यापार जो आती है, सभी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग आता है आपको इंडस्ट्रीज आते हैं, उद्योग धंधा आता है। और तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आता है, ठीक ना, कम्युनिकेशन आता है, ठीक है, कोई मान कर चलिए बैंकिंग फैसिलिटीज आती है, इंश्योरेंस कंपनी का जो भी सर्विस होती है, उन सभी को हम लोग टर्सरी अर्थात तृतीय क्षेत्र में डालते हैं। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र आता है? तो कहता है कृषि प्राथमिक में आएगा, लघु उद्योग भी आएगा, खुदरा व्यापार, इनमें सभी, यानी कि दूसरा का डी आंसर होंगे। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित? देखिए आ ही गया तृतीय क्षेत्र। खनन, निर्माण, संवाद वाहन, यानी कि कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ये आएगा तृतीय क्षेत्र में। अभी मैंने डिस्कस, चूंकि देखिए खनन आ गया, निर्माण आ गया, और पशुपालन। पशुपालन तो आपको आएंगे किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। खनन, निर्माण, ये सब आएगा आपको द्वितीय क्षेत्र में। तो इसका मतलब सी इसका आंसर होंगे। फिर कहते हैं माइक्रोज। माइक्रोज निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? अरबी शब्द, ग्रीक शब्द, जर्मन शब्द, अंग्रेजी शब्द। तो यहाँ पे ग्रीक शब्द आता है माइक्रो से। आगे मैं बढ़ता हूँ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, तो हमेशा याद रखें सूक्ष्म होता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं जो कोई भी इंडिविजुअल का, जो कोई इंडिविजुअल यूनिट को मेजरमेंट करती है, जैसे कोई सिंगल फर्म का इनकम का, या कोई भी प्राइस का डिटर्मिनेशन, यानी कि मूल्य का निर्धारण करना, कोई वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना, या सेवाओं की मूल्य का निर्धारण करना, ये सभी आते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंदर। या कोई भी वस्तु की मांग और पूर्ति की अध्ययन करते हैं, कोई भी वस्तु का उत्पादन का हम लोग ये स्टडीज करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कहता सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कहता है मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, इनमें से सभी हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर होंगे 5वां का। 6 में आते हैं, कहता सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? प्रचुरता, सुविधा, दुर्लभता। तो यहाँ पे दुर्लभता, जब दुर्लभता है इसलिए आर्थिक समस्याएं होती है। कहता समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करता है? तो कल्याण करने की कार्य करती है। तो देखिए
समष्टि अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है सूक्ष्म और समष्टि, यानी कि व्यष्टि और समष्टि। देखिए लाभ कमाने पर जनता के कल्याण को अधिकतम करने का, तो ये हो गया आपका आंसर होंगे बी 7 का। फिर कहता है किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, तो हमेशा याद रखेंगे अर्थव्यवस्था का जो जो संरचना होती है, ठीक ना, जिसमें 3 होती है, एक होती है आपको पूंजीवादी होती है, एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमेशा याद रखें पूंजीवादी में निजी स्वामित्व होता है, समाजवादी में सरकार का जिस पर आधिपत्य होती है, ठीक है, जन कल्याण की भावनाओं के लिए की जाती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों होता है। देखिए इसमें कहता है किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, इसका मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, कोई निजी व्यक्ति के हाथों में इसका स्वामित्व होता है या आधिपत्य होता है, ये लाभ के लिए होता है, मूल्य पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और दूसरी बात इसमें और याद रखेंगे, मैक्सिमम कंट्री में, अधिकांशतः कंट्री में, देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हमारे इंडिया में भी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो कहते हैं किस अर्थव्यवस्था निजी स्वामित्व पाई जाती है, तो हमेशा याद रखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर होगा। फिर कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है, तो देखिए बाजार तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा, इनमें सभी, चूंकि सभी गुण पाया जाएगा मिश्रित में, चूंकि आपको पूंजीवादी और समाजवादी का, तो यहाँ पे क्या होगा, डी आंसर होगा इनमें सभी। विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था, देखिए अभी मैंने डिस्कस करवाया था, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, इसका आंसर सी होगा 10 का, ठीक है। वस्तु और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखाओं में निर्धारित होती है, तो देखिए यहाँ पे होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। वस्तु और सेवाओं की कीमत, मैंने बताया था कीमत मूल्य का निर्धारण होगा, कोई भी वस्तु की मांग और पूर्ति होगी, कोई भी वस्तु को डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा, ठीक है। कहता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा, इसको मैंने आंसर भी यहाँ पर दे दिया हूँ, जॉन मेनार्ड किन्स, ये याद रखने का चाहिए क्योंकि ये राइटर के नेम है। निम्न में कौन आर्थिक समस्या है, कहता है सीमित संसाधन, अनंत इच्छाएं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग, ठीक है, इनमें कौन सी आर्थिक समस्या है, ये हो जाएगा आपको सी आंसर। अर्थव्यवस्था में निम्न में किसे सरकार की भूमिका नहीं है, तो देखिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, आधारभूत संरचना का मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो फैसिलिटीज होती है, जो इनकम को जनरेट करने के लिए होती है, उसको आधारभूत संरचना कहा जाता है। जैसे मेडिकल की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी जो हो गया, ठीक है, ये सब आता है आधारभूत, चाहे रोड हो गया, ब्रिज हो गया। फिर कहते हैं लाभ कमाना, ठीक है, तो लाभ कमाना भी सरकार की आती है, सामाजिक कल्याण भी करना, लेकिन भूमिका किसमें, कानून लागू करवाना, यानी कि अर्थव्यवस्था में निम्न से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है, तो कानून लागू करवाना, ठीक है, आंसर ये होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या है, एक होती है व्यष्टि, एक समष्टि माने संपूर्ण, तो व्यक्तिगत उत्पादन स्तर ये नहीं होगा क्योंकि ये व्यष्टि में होता है, व्यक्तिगत आय भी नहीं होगा, व्यक्तिगत कीमतें नहीं होगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर, ये होगा समष्टि अर्थव्यवस्था में का क्षेत्र होता है, ठीक है। इसी में इन्फ्लेशन का होता है, देश की कुल पूंजी की मेजरमेंट की जाती है। निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है, बढ़ती बेरोजगारी दर, तो महंगाई में महामंदी में होती है, तो ये नहीं होगा आंसर। बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी, तो जैसे मंदी होगा तो वस्तु की ऑब्वियसली की मांग में कमी हो जाएगी। उत्पादन में गिरावट, उत्पादन में भी गिरावट होगी। कीमत का बढ़ता स्तर, तो ये नहीं होगा, इसका मतलब डी आंसर होगा, क्योंकि जब महामंदी होगी तो बाजार में कीमत नहीं बढ़ सकती, क्योंकि पैसे ही नहीं रहेंगे लोगों के पास, तो कीमत कैसे बढ़ेगा, कीमत घट जाती है मंदी में, इसलिए यहाँ पे आंसर आपको डी होगा। 17 में चलिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, तो पारिवारिक क्षेत्र, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है, इसमें भी पारिवारिक क्षेत्र होगा, ठीक है, इसका भी डी आंसर होगा। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ, और हमेशा याद रखेंगे एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो 1776 में अपने वेल्थ ऑफ बुक्स ऑफ नेशन में उन्होंने लिखा था एडम स्मिथ, यही इनको कहना था इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस, ठीक है। तो 19 का डी, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या, चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं,
चुनाव की समस्या, ये होगा इसका आंसर। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? केन्स रेंगलर किए थे, ठीक ना। माइक्रो का प्रयोग सबसे पहले रेगनर किए थे प्लीज, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था, ठीक है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ससमित? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। हमेशा याद रखिए, चूंकि मैंने इस पर डिस्कस करवा दिया था, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक है। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? निजी का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं आंसर, यहाँ पे सी होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? निजी संपत्ति के अस्तित्व पाई जाती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? साधनों का आवंटन, ठीक है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें सभी होगा। क्योंकि अर्थशास्त्र की समस्या, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके द्वारा करवाया जाए, उत्पादन कैसे हो, संसाधनों का आवंटन, ये सभी को बोला जाता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, एक होती है समष्टि, एक व्यष्टि। व्यष्टि माने माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यक्तिगत इकाइयों का, सही बात है, भी होगा। आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं, तो व्यक्तिगत इकाई का करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय की माप करता है समष्टि अर्थव्यवस्था में, तो होगा व्यक्तिगत इकाई का। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, असीमित होते, सीमित होते, न तो सीमित न असीमित, या तो सीमित या तो सीमित होता है। एक व्यक्ति के पास क्या होता है? संसाधन सीमित होती है, या कोई भी व्यक्ति के पास। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है केंद्रीय सरकार द्वारा, मूलतंत्र द्वारा, केंद्रीय नियोजन द्वारा, पूंजीपति द्वारा। पूंजीपति के द्वारा होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और केंद्रीय सरकार द्वारा तो होगा समाजवादी में, मूलतंत्र के द्वारा, ये भी केंद्रीय नियोजन द्वारा, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में होगा, ठीक है। पूंजी तथा वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग उपभोक्ता मांग अनुसूचित। इसका बी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्रीय अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? सीमित संसाधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित आवश्यकता, इसमें सभी होगा, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो यहाँ पर क्या होगा? मुद्रा होगा, चूंकि उत्पत्ति का साधन यहाँ पर गलत लिखा गया। उत्पत्ति का साधन में आता है भूमि, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर होता है, ठीक ना, लेकिन मुद्रा नहीं होगा। तीसरा सी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? क्या उत्पादन हो, ये भी सही है। कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, इनमें सभी हो जाएंगे। हमने इससे पहले भी डिस्कस करवाया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, राष्ट्रीय आय नहीं है तो समष्टि में होती है। राष्ट्रीय उत्पादन ये भी नहीं, एक विशिष्ट फर्म का, ये सही है, क्योंकि मैंने बताया था एक व्यष्टि होती है, एक समष्टि अर्थव्यवस्था होती है। व्यष्टि में क्या होती है? कोई एक सिंगल फर्म का, कोई सिंगल इकाई का, कोई इंडिविजुअल की अध्ययन करती है, जबकि समष्टि में क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड, मतलब होल को अध्ययन करता है। तो देखिए, एक राष्ट्रीय इकाई तो राष्ट्र और होल हो गया, राष्ट्रीय उत्पादन पूरे देश की बात हो गई, लेकिन एक विशिष्ट फर्म ये तो हो गया है, तो व्यष्टि। वह तालिका जिसमें उत्पादन द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं उपभोक्ता मांग अनुसूचित होगा, ठीक है, बी आंसर होगा। निम्न में किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलाकर केंद्रीय समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है? इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, ये आंसर होगा। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली, तो बाजार कीमत हो गया, तो देखिए बाजार पूर्ति अनुसूचित, तो द्वारा बेची जाने तब पूर्ति हो जाएगा। अगर उसी में मांग होती तो मांग होती, ठीक है, बाजार मांग हो जाती, लेकिन यहाँ पे बेचने की बात बोला तो पूर्ति, बाजार पूर्ति अनुसूचित, ठीक है, यही सब कीवर्ड समझना है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? क्या उत्पादन हो, विदेश व्यापार, यही होगा। विदेश व्यापार कैसे बढ़े, किस विधि से उत्पादन हो, किसके लिए उत्पादन हो, ये तीन आता है, लेकिन विदेश व्यापार यहाँ पर बी आंसर हो जाएंगे। फिर कहता है विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं, तो बाजार कहता है सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। खरीदना माने यहाँ पे होता है मांग, तो व्यक्तिगत मांग नहीं होगा, बाजार पूर्ति अनुसूची, बाजार मांग, ये हो जाएगा डी आंसर। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीकृत, नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, इनमें सभी में विभक्त किया गया है, ठीक है, डी आंसर। लोग प्रयास करते हैं अपने संसाधनों का सबसे बेकार उपयोग करने, ये तो गलत हो गया। अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करने का, ये आंसर हो जाएगा। अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग, ये होगा अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। उपभोक्ता के वक्त विभिन्न वस्तु का चयन, तो देखेंगे मैंने 40 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाया, इसका आंसर भी आप लोग देख लेंगे, मैंने लास्ट में आंसर लिख दिया हूँ, जिसमें दिक्कत होगा तो आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिए ऐसे तो क्वेश्चन 43, 53 है,
देखेंगे। आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ, आप लोग इसको देख लेंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस